हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सोर्सेस ऑफ वाटर एंड अंडर द सोर्सेस ऑफ वाटर हमने पहले पढ़ा अबाउट द सरफेस सोर्सेस। अब हम आज देखेंगे अबाउट द सब सरफेस सोर्सेस। सब सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, सब सरफेस सोर्सेस वो वाटर सोर्सेस होते हैं जो अर्थ के अंदर हो, जमीन के अंदर हो, इसीलिए इन्हें हमने क्या कहा है, सब सरफेस सोर्सेस। एंड अर्लियर जो हमने स्टडी की थी दैट आर दी सरफेस सोर्सेस, जो सरफेस के ऊपर हो। सब सरफेस सोर्सेस क्योंकि जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, तो इनमें जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं इनकी क्वांटिटी मोर होती है। सो वी कैन से कि इन सब सरफेस सोर्सेस मोर डिजॉल्व सॉलिड्स आर प्रेजेंट। तो डिजॉल्व सॉलिड्स क्या होते हैं, दैट मीन्स घुले हुए सॉलिड्स। किस फॉर्म में? आपके सॉल्ट्स हो सकते हैं, आपका फ्लोराइड कंटेंट हो सकता है। आपने सुना होगा कि अगर हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि खारा पानी। वाई? बिकॉज उसमें सॉल्ट्स का कंसेंट्रेशन, फ्लोराइड्स का कंसेंट्रेशन ही क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी सरफेस सोर्सेज। सब सरफेस सोर्सेज में हमारा जो सस्पेंडेड सॉलिड है इनका अमाउंट होता ही नहीं है। जैसे हमने पढ़ा कि सिल्ट है ना, क्ले है, ये हमारे क्या थे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे। प्लांट्स के हमारे पार्ट्स हो गए, पत्तियां हो गई, लीव्स हो गई, ये सब हमें अंडरग्राउंड वाटर में नहीं मिलता, बट इनमें जो डिजॉल्व सॉलिड हैं वो ज्यादा अवेलेबल होते हैं। सो लेट अस डिस्कस कि सब सरफेस सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो द फर्स्ट कुड बी इनफिल्ट्रेशन गैलरी, infiltration gallery. The second could be infiltration wells. इसके बाद आपके हो सकते हैं springs, dug wells, open wells, springs, then आपके open wells जिन्हें आप कुआं बेसिकली कहते हैं, wells. then आपके एक्विफर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको एक्विफर्स मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको छोटे छोटे वाटर बॉडीज जिनको हम कहते हैं पर्ज्ड वाटर टेबल, ये भी आपको मिलते हैं अंडर द ग्राउंड। तो दीज आर सम सब सरफेस वाटर सोर्सेस जिनकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे। एक्विफर्स आपको डिफरेंट फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे कन्फाइंड होते हैं एक्विफर्स, अनकन्फाइंड होते हैं। अभी क्या होते हैं कन्फाइंड एक्विफर्स, अनकन्फाइंड एक्विफर्स क्या होते हैं, साथ में आपके एक्विक्लूड्स क्या होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर दी इनफिल्ट्रेशन गैलरी। फर्स्ट हमारा क्या है, इनफिल्ट्रेशन गैलरी। सो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इनफिल्ट्रेशन मतलब जिनमें की वाटर का फिल्टरेशन होगा। इन है मतलब अंदर, वाटर का फिल्टरेशन हुआ, देन गैलरीज फॉर्म हुई, उन्हें हमने कह दिया इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो दीज आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स, हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज में आपको छोटी छोटी हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स मिलती हैं, जिनसे क्या होता है, इसीलिए हम इनको और क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वेल्स भी कहते हैं। कई जगह आपको इनका नाम दिखेगा एज हॉरिजॉन्टल वेल। तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज की बात हो रही है। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज जो है ये शैलो रिवर इनटेक स्ट्रक्चर्स होती हैं। दैट मीन्स इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये छोटी छोटी डेप्थ में बनाई जाती हैं। जैसे कि हम समझे कि ये रिवर है, दिस इज योर रिवर, तो ये रिवर का बैंक होगा, यहां से मान लीजिए आपकी रिवर फ्लो कर रही है एंड दिस इज योर रिवर बैंक। तो ये जो गैलरीज हैं ये कैसे फॉर्म होती है कि ये रिवर का वाटर क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा सीपेज करेगा यहाँ से, और अगर हमने यहाँ पर सैंड प्रोवाइड कर दी है तो यहाँ पर सीपेज हमारा बढ़ जाएगा थ्रू द रिवर बैंक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल गैलरीज बनाते हैं, इनका हमने नाम ही दिया है हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स। तो यहाँ हम छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल ड्रेन्स बनाते हैं जिनसे कि वाटर क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर हम जो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं इस तरह से होता है कि यहाँ से सैंड से पानी इन गैलरीज के थ्रू अंदर जाए और इसे हम कलेक्ट कर लें इस तरह से। तो यहाँ आपका वाटर कलेक्ट होगा, ये मैं आपको रफ डायग्राम बता रही हूँ, एंड इसको हम क्या करते हैं, थ्रू दी पाइप्स यहाँ ऊपर निकाल सकते हैं।
तो आपने देखा होगा कि बेसिकली जिन्हें हैंडपंप्स कहा जाता है, हैंडपंप्स का प्रोविजन भी इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज के बेसिस पर ही है। आपने क्या किया, सैंड रिवर बैंक है, रिवर या कोई पॉन्ड है, यहाँ पे आपने उसके बैंक के पास सैंड की लेयर प्रोवाइड करी। इस सैंड लेयर से पानी सीपेज करते करते धीरे आगे जाएगा और यहाँ पाइप्स प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे पानी हमारा यहाँ पर कलेक्ट हम कर सकते हैं। एंड दिस वाटर इज अंडर, ये हमारा सरफेस के नीचे ही है, इसीलिए हमने इसको सब सरफेस कहा। नाउ ये जो कलेक्टेड वाटर है, आप यहाँ पे जालियां लगाते हैं जिससे कि क्या, इम्प्यूरिटी साथ में ना, या फिर पत्थर, आपके क्ले, छोटे छोटे पार्टिकल्स ये अंदर ना आ पाए, और देन ये आप इस वाटर को ऊपर यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आप देखते हैं कि सरफेस के ऊपर हैंडपंप्स लगे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ से पानी नहीं खींचते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरी का एग्जाम्पल हो सकता है हमारा कि हैंडपंप से जो हम पानी कलेक्ट करते हैं। नाउ ये आर्टिफिशियली रिचार्ज है, वाई, जैसे जैसे रिवर का वाटर फ्लो करेगा, यहाँ पे कुछ अमाउंट पानी का आता जाएगा और यहाँ से सीपेज होते हुए आप वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। बट इन केस कि अगर रिवर में वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका डिस्चार्ज कम भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें डिस्चार्ज जो है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मिले, तो डिस्चार्ज इज लिमिटेड, आपको यहाँ से पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर ही मिल पाएगा। दैट्स वाई इट डज नॉट मीट डिमांड। डिमांड इज व्हाट, कि किसी एरिया में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है। आप कंप्लीट वाटर रिक्वायरमेंट इन्फिल्ट्रेशन गैलरी से पूरी नहीं कर सकते। वाई, बिकॉज इससे एक लिमिटेड अमाउंट में ही हम वाटर, जो वाटर हमारा सीपेज होकर नीचे जा रहा है, सिर्फ उस वाटर को ही हम यहाँ पर कलेक्ट कर पाते हैं। और ये हमारा ऑटोमेटिकली, हमें इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियली रिचार्ज होते हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ से पानी ऊपर निकाल लिया, तो अब ये आपका स्पेस ब्लैंक हो गया है, तो अगेन यहाँ से सीपेज वाटर आकर कलेक्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियली रिचार्ज होते रहते हैं। जैसे जैसे आप पानी यूज करेंगे इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज का, वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होती जाती हैं। और हमें ये याद रखना है कि ये रिवर के बैंक्स के पास बनाई जाती है। इसके बाद हम बात करें डिस्चार्ज की, तो इन इन्फिल्ट्रेशन गैलरी से हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। तो डिस्चार्ज क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर जो कि हम गैलरी से कलेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स क्यू, एंड अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ हम यहाँ पर डिस्चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, किसके थ्रू, डार्सीज लॉ के थ्रू। So on the basis of the Darcy's law, you can calculate the discharge through K into L under bracket H square minus of small h square divided by 2R, whole divided by 2R. So this formula you can use for calculating the discharge through the infiltration galleries. तो समझते इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें हैं। दैट इज के क्या होता है, के इज परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इज व्हाट, इट इज द प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम क्या समझते हैं कि जितना ज्यादा परमिएबिलिटी होगी सॉइल की, उतना ज्यादा इजीली वहां से पानी पास हो पाएगा, सीपेज हो पाएगा। तो दैट इज परमिएबिलिटी। एच क्या है, तो हम इस डायग्राम को अगर और अच्छे से बनाए तो हमें यहाँ पर एच मिल जाएगा। ये जो आपका हाइट होता है वाटर की, आई विल प्रोवाइड अ डायग्राम जिसमें आप देख पाएंगे कि इसकी हाइट कैसा कितनी हम लेते हैं। तो एच स्क्वायर माइनस ऑफ जो हेड है हमारा डिफरेंस आएगा, दैट इज कैपिटल एच एंड स्मॉल एच। तो इस फॉर्मूले के बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं द डिस्चार्ज थ्रू द इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ गैलरी। जितनी लेंथ आप प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दिस इज अ रफ डायग्राम सो आई कांट मेंशन लेंथ हियर, बट जितनी आपकी लेंथ होगी गैलरी की वो होती है यहाँ पर L। एंड इसके बाद जो आपका H है कैपिटल वाला, दैट इज स्टैटिक हेड, आपको एक इसमें स्टैटिक हेड मिलता है। एंड R इज द रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं। गैलरी की जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। एंड स्मॉल h इज द हेड ऑफ वाटर ऑन पंपिंग। जब आप पंप कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, हेड में डिफरेंस होगा, कैपिटल H एंड स्मॉल h। वही मैंने कहा था हेड में डिफरेंस, कि आप जब पंप कर रहे हैं वाटर को तो कितना हेड रिड्यूस हुआ और कितना स्टैटिक हेड आपको वहां पर मिल रहा है, दैट इज
हेड ऑफ वाटर, तो इसको हम लिख सकते हैं हेड ऑफ वाटर ड्यूरिंग पंपिंग. So this formula we will use for the calculation of the discharge through infiltration galleries. इसके बाद हम सेकेंडली बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेल्स की. सेकेंड हमारे होते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेल्स. तो इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज की तरह ही इन्फिल्ट्रेशन वेल्स भी होते हैं. ये भी हमारे जिस तरह से ये रिवर है, अगेन अगर मैं रफ डायग्राम प्लॉट करूं, कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है, तो ये हमारा बैंक्स होंगे रिवर के. यहाँ और इस इधर और यहाँ हम इनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं वेल्स को. बट डिफरेंस क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वर्टिकल वेल्स प्रोवाइड करते हैं. वर्टिकल वेल्स प्रोवाइड करेंगे. तो आप इसको समझे तो देखिए, जैसे ये यहाँ पर हम प्रोवाइड करें तो क्या होगा, यहाँ से वाटर सीपेज करेगा. अगेन यहाँ पर अगर सैंड है तो पानी सीपेज करके जाएगा, और अगर उसे स्पेस मिलेगा तो यहाँ पर हमारा वाटर हम प्रोवाइड करा सकते हैं. सिमिलरली हम सेकंड साइड में भी अगर बना दें तो ये क्या होते हैं, हमारे वर्टिकल वेल्स के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको. ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये आपके हॉरिजॉन्टल थे, तो इनको हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन वेल्स. सो दीज आर दी वर्टिकल स्ट्रक्चर. मान लीजिए यहाँ कहीं आपका वाटर टेबल, तो इस तरह से इसमें हम क्या करते हैं, जैक वेल लगाते हैं. इसका स्ट्रक्चर हम और डिटेल में पढ़ें तो सम्प वेल होता है, सम्प वेल, जैक वेल होता है. देन ये अगेन आपके पाइप से कनेक्टेड होते हैं और इनका इस तरह से आप यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, और ये सारे पंप्स आपके आपस में कनेक्टेड होते हैं और आप वर्टिकली इससे क्या करते हैं, वाटर बाहर निकाल पाते हैं. तो ये भी हमारा क्या कर रहा है, सीपेज वाटर का कलेक्शन कर रहे हैं. तो आई कैन राइट हियर कि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सीपेज वाटर का कलेक्शन. सेम इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज में भी हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल मीडियम से सीपेज वाटर का कलेक्शन कर रहे थे. ये वेल हमारे बॉटम में ओपन होते हैं और टॉप में क्लोज्ड होते हैं. जितनी भी पाइपलाइन है, जैसे आपको यहाँ पे कनेक्टेड दिख रही है, आपका सम्प वेल कनेक्टेड होगा जैक वेल से, एंड आपका पंप आउट सिस्टम भी कनेक्टेड होगा. इस तरह से आप यहाँ पर पानी बाहर निकाल सकते हैं. इसका भी जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज वो लिमिटेड होगा. डिस्चार्ज इज लिमिटेड. वाई? बिकॉज हम यहाँ सीपेज वाटर कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है. द थर्ड इज द स्प्रिंग. अगर हम स्प्रिंग्स की बात करें तो स्प्रिंग्स आपके क्या होते हैं, आप सभी ने देखा होगा झरने जिन्हें हम कहते हैं. तो आपने देखा होगा यूजुअली कि अगर कोई हिली एरियाज है, पहाड़ी एरियाज है, तो वहां पे पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता हुआ दिखता है हमें, जिन्हें हम कहते हैं कि ये झरना है. तो वही हमारी स्प्रिंग्स होती हैं. स्प्रिंग्स यूजुअली आपको हिली एरियाज में ही मिलती हैं. स्प्रिंग से आपको लिमिटेड वाटर मिलता है. यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा, लिमिटेड होगा. इनमें जो डिजोल्व सॉलिड है उनका अमाउंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मोर होता है. वाई? बिकॉज ये डिजोल्व सॉलिड मोर होगा. क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पत्थरों के बीच से अगर पानी निकल रहा है तो उसमें आपका पत्तियों की लीफ जो है, पत्तियां या पेड़ पौधे इनके टुकड़े या किसी भी तरह का सॉलिड सब्सटेंस आपको नहीं मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड जो डिजोल्व सॉलिड है, घुले हुए सॉलिड लाइक सॉल्ट हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ये आपके स्प्रिंग के वाटर में भी अवेलेबल होंगे. तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्प्रिंग जो है हमारी ग्रेविटी स्प्रिंग्स हो सकती है. इनके कुछ फॉर्म्स होते हैं लाइक ग्रेविटी स्प्रिंग्स, सरफेस स्प्रिंग्स. तो स्प्रिंग्स हमारी क्या होती हैं, हमने देखा इन स्प्रिंग्स के कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे फर्स्ट है ग्रेविटी स्प्रिंग. ग्रेविटी स्प्रिंग, तो ग्रेविटी स्प्रिंग्स कब फॉर्म होती है, जब हमारा जो वाटर टेबल है, नेचुरल वाटर टेबल, वो रेस कर जाए. अगर वो ऊपर आ जाएगा, हाई हो जाएगा, तो हमारे क्या होंगी, ग्रेविटी स्प्रिंग्स फॉर्म होंगी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए यहाँ कुछ नेचुरल वैली है, नेचुरल वैली है, तो इसके साइड में आपका जो सरफेस है, दिस वन, अगर हम समझें कि यहाँ कहीं से वाटर टेबल रेस करता हुआ ऊपर आ गया, तो वाटर टेबल यहाँ आ जाएगा.
ये क्या हुआ, वाटर टेबल ऊपर पहुंच गया। यूजुअली हमारा वाटर टेबल क्या होता है, ग्राउंड लेवल के काफी नीचे होता है, बट किसी रीजन से अगर वाटर टेबल ऊपर आ गया है, पानी हमारा यहाँ पे लेवल जो है बढ़ गया, यहाँ तक पहुंच गया, तो अब क्या होगा, अगर नेचुरल वैली अवेलेबल है तो ऑटोमेटिक यहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविटी स्प्रिंग्स। इसकी वजह से जो स्प्रिंग्स फॉर्म होती है उनको हम कहते हैं ग्रेविटी स्प्रिंग्स, जो कि जनरली नेचुरल वैली या डिप्रेशन है और वाटर टेबल ऊपर आ गया तो इसकी वजह से फॉर्म होती है। तो दिस इज अ फर्स्ट टाइप। सेकेंड हमारी होती है सरफेस स्प्रिंग। सेकेंड इज सरफेस स्प्रिंग्स। सरफेस स्प्रिंग्स क्या होती है, तो अगर इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन है, वो इंक्लाइंड हो जाए, तो उसकी वजह से हमारा क्या होगा, वाटर टेबल अगेन रेस करेगा और हमारी सरफेस स्प्रिंग्स फॉर्म होती है। इसी तरह हमारा टाइप एक और होता है, दैट इज आर्टेशियन स्प्रिंग। स्प्रिंग्स, तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ दी स्प्रिंग्स। बेसिकली हमें ये याद रखना है कि स्प्रिंग्स जो है हिली एरियाज में होती हैं, इनसे हमें लिमिटेड डिस्चार्ज मिलता है, जैसे कि हमने देखा कि दो पत्थरों के बीच में पहाड़ी एरिया में पानी निकलने लगता है, तो दीज आर दी बेसिकली स्प्रिंग्स। इसके बाद हमारा फोर्थ टाइप होता है डग वेल्स। डग वेल्स अंडर दी सब सरफेस वाटर सोर्सेज। तो हमने देखा इनफिल्ट्रेशन गैलरी वो भी अंदर ही थी, इनफिल्ट्रेशन वेल्स जो कि वर्टिकल थे बट वो भी हमारे क्या थे, सरफेस के अंदर थे। फिर हमने देखा स्प्रिंग्स, तो स्प्रिंग्स भी हमारी पत्थरों के बीच में से पानी निकल रहा है, हिली एरियाज में पानी निकल रहा है, तो ये भी अंडरग्राउंड ही हुआ, इसीलिए इन सबको हमने क्या बोला है, सब सरफेस वाटर सोर्सेज। एंड नाउ द डग वेल। डग वेल को हम और क्या कहते हैं, ओपन वेल भी कह सकते हैं, ओपन वेल। अगर साधारण भाषा में समझे तो ओपन वेल्स क्या होते हैं, कुएं होते हैं। आपने गांव में, घरों में, विलेज एरियाज में देखा है, बड़े बड़े कुएं होते हैं जिससे कि डेली यूजेज का पानी, कई बार सम अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर भी उनसे निकाला जाता है। तो दीज आर दी डग वेल्स। अब ये डग वेल्स क्या है, तो हमें सबसे पहले समझ में आ गया कि इनकी डायामीटर क्या होती है, मोर होती है। डायामीटर मोर होगी, बट डेप्थ बहुत ज्यादा ना भी हो तो हमें चल जाता है, शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ होती है, बड़े बड़े कुएं होते हैं, डिस्चार्ज लिमिटेड होता है, लेस डिस्चार्ज हम कह सकते हैं, लेस डिस्चार्ज मिलता है। आप देखेंगे कि ये भी क्या होते हैं, धीरे धीरे रिचार्ज होते हैं। जैसे जैसे आप कुएं से पानी बाहर निकालते जाएंगे, आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आफ्टर सम ड्यूरेशन वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होता है और उससे सीपेज वाटर आकर कलेक्ट हो जाता है। तो इस फिनोमिना में ही हमारा क्या काम करते हैं, डग वेल्स भी काम करते हैं। इनको हम और क्या कहते हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर। डग वेल्स को अनकन्फाइंड एक्विफर। अनकन्फाइंड और कन्फाइंड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो कन्फाइंड मतलब मैंने चारों डायरेक्शन से, अगर चारों तरफ से किसी चीज को प्रेशर से रोक दिया है या बंद करके रख दिया तो दैट इज कन्फाइंड स्टेट। और अनकन्फाइंड है मतलब एक सरफेस खुला हुआ है। जैसे कुएं की बात करते हैं तो वेल क्या होते हैं, वेल कुछ इस तरीके के होते हैं, दीज आर वेल्स। तो ये सर्वे एक डायरेक्शन से तो ओपन है, तो हम कह सकते हैं कि इनका वन साइड क्या होता है, एक साइड एटमॉस्फेयर पे ओपन होता है, तो इसीलिए हमने इनको क्या कहा है, अनकन्फाइंड स्टेट में ये होते हैं, ओपन वन साइड इन एटमॉस्फेयर। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि अनकन्फाइंड और कन्फाइंड क्या है। अनकन्फाइंड स्टेट मतलब वो कोई भी एक डायरेक्शन या दो तरफ से आपका क्या होगा, ओपन होगा एटमॉस्फेयर की तरफ, तो हम कह सकते हैं कि वो अनकन्फाइंड स्टेट में। वेयर एज अगर मैं इसको क्लोज कर दूं चारों तरफ से तो वो कन्फाइंड स्टेट कहलाती है। तो हमें समझ आया कि इससे भी हमारा डिस्चार्ज क्या है, कम मिलता है। इसी की तरह हमारे ये तो एक वेल्स हुए ओपन वेल्स, और हमारे क्या हो सकते हैं, बोरहोल्स हो सकते हैं। I can write it as fifth type of subsurface water body, boreholes. तो इन जनरल बोरहोल्स आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा। हमारे यहाँ म्युनिसिपल का पानी तो आता ही है, साथ में हम वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, बोरहोल्स का यूज करते हैं। तो इन बोरहोल्स की डायामीटर क्या वेल्स की तरह होती है, बड़ी बड़ी नहीं, इनकी डायामीटर क्या होती है, लेस होती है। आप सभी ने देखा होगा एक कम डायामीटर का पाइप होता है जो कि अंदर तक, स्ट्रेनर कहते हैं जिसे, अंदर तक जाता है और हमारा अंडरग्राउंड वाटर तक उसे हम क्या करते हैं, एक्सकेवेट करके पहुंचाते हैं और वहां से फिर पानी को कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल से भी हमें पानी प्रोवाइड करता है, अंडरग्राउंड
वाटर टेबल, इसमें हम स्ट्रेनर्स लगा देते हैं तो आसपास की मिट्टी जो है वो अंदर गिर नहीं पाती, और आपने इसको अगर टच कर दिया वाटर टेबल तक तो जब भी आपको जरूरत होगी, आप यहाँ से पंप अगर लगा रहे हैं, पंप के थ्रू पानी ऊपर खींच रहे हैं, तो आप जब भी चाहें इससे पानी निकाल सकते हैं। लेकिन अगेन इसका भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ये हमें कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वी कैन राइट की इसकी डायमीटर लेस होती है एंड इट डज नॉट फुलफिल वाटर डिमांड। तो आप अच्छा, ये एक चीज और है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल हमारा हर जगह पर अलग अलग होता है। लाइक आपने सुना होगा, दिस इज अंडरग्राउंड। लाइक आपने सुना होगा कि कई जगह पानी आपको 50 मीटर्स में मिलता है, कई जगह 100, कई जगह 300। तो अलग अलग अर्थ में स्पेसेस के अकॉर्डिंग आपको नहीं पता कि वाटर टेबल कितने अंदर मिलने वाला है। तो बोरहोल्स इसीलिए इनकी डायमीटर तो कम है, बट डेप्थ का हम नहीं बोल सकते, डेप्थ हमारी यूजुअली ज्यादा ही होती है। और इट डज नॉट फुलफिल दी वाटर डिमांड, हम इससे कंटेनर सप्लाई नहीं ले सकते हैं कि हम पूरे एरिया की वाटर डिमांड पूरी कर पाए, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर हमें इस यहाँ पर मिल जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू एक्विफर, दिस इज सिमिलर टू एक्विफर। एंड डिस्चार्ज इज मोर कंपेयर टू द ओपन वेल। इसका जो डिस्चार्ज होता है, अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किसका डिस्चार्ज ज्यादा है, डग वेल्स का, ओपन वेल्स का या फिर बोरहोल्स का, तो वी कैन से कि जो डिस्चार्ज है ये मोर होता है एज कंपेयर टू दी ओपन वेल, कंपेयर टू ओपन वेल। Okay, so this is all about the boreholes. The next type is aquifers. Sixth type होता है हमारा subsurface water bodies का, that is aquifer. तो एक्विफर्स क्या होते हैं? एक्विफर्स आर जनरली, वी कैन राइट इट एज एक्विफर, है ना। तो एक्विफर्स क्या होते हैं? एक्विफर्स जनरली आपकी फॉर्मेशन होते हैं, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सिंपली जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। लाइक जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे, आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, तो आपको कुछ लेयर्स मिल सकती हैं। हो सकता है यहाँ पे क्ले हो सकता है सिल्ट हो सकता है सैंड हो, बोल्डर्स हो, रॉक्स हो, मे बी यहाँ पे रॉक्स हो, यहाँ पे क्ले हो, और ये सभी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। और इसी तरह फॉर्मेशन होता है हमारे एक्विफर्स का। मैं यहाँ पर अगर लिखूं अनकन्फाइंड एक्विफर, अनकन्फाइंड एक्विफर, दैट मीन्स कि यहाँ पे पानी अवेलेबल है, इस पानी को हम यूटिलाइज कर पाएंगे, एंड ये अनकन्फाइंड स्टेट में, जैसे हमने इस वेल को कहा था कि दिस इज अनकन्फाइंड, ये क्या था? एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड था। उसी तरह आप देख रहे हैं अनकन्फाइंड वेल के नीचे तो क्ले है, जो कि कहना चाहिए इस साइड से ये तो कन्फाइंड है, बट एटमॉस्फेयर में तो ओपन है एक साइड से, तो हम कह सकते हैं कि ये अनकन्फाइंड एक्विफर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, और यहाँ आपका वाटर टेबल अवेलेबल है, तो यू कैन यूटिलाइज दिस वाटर टेबल। हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे एक्विटार्ड फॉर्म हुए हैं, एक्विटार्ड। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कन्फाइंड एक्विफर है, कन्फाइंड एक्विफर है। तो कन्फाइंड एक्विफर है मतलब देखिए अब यहाँ पे ये क्या है? ऊपर भी क्ले है, नीचे रॉक से, मतलब दोनों साइड से क्या है? कन्फाइंड स्टेट में है, बंधा हुआ है दोनों साइड से, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? कन्फाइंड एक्विफर। वेयर एज दिस इज अनकन्फाइंड, क्योंकि इसका एक साइड एटमॉस्फेयर में ओपन है एंड एक साइड से ये कन्फाइंड स्टेट में है। और नीचे मैं लिख दूं कि एक्विक्लूड्स अवेलेबल है, एक्विक्लूड्स। तो अब समझते हैं कि क्या होते हैं एक्विफर्स। सो बेसिकली एक्विफर्स एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होते हैं जो कि हमारे बोथ स्टेट में हो सकते हैं, पोरस एंड परमिएबल। जैसे आपके फॉर एग्जांपल सैंड है, मैंने बोला कि आपके एक्विफर्स हैं, तो ये पोरस हो सकते हैं एंड परमिएबल भी होते हैं। पोरस मतलब इनकी पोरोसिटी अच्छी होगी, परमिएबल मतलब इनसे वाटर भी फ्लो कर पाएगा,
है ना, पोरस एंड परमेबल। तो मैं एग्जांपल समझू तो फाइन सैंड, बारीक बारीक अगर हमने सैंड ली है, फाइन सैंड, तो फाइन सैंड की पोरोसिटी क्या होती है, अच्छी होती है, उससे वाटर भी फ्लो कर सकता है, तो वो परमिएबल भी होती है। दैट मीन्स अर्थ के नीचे जहां भी मुझे फाइन सैंड मिलेगी तो और वाटर टेबल रहेगा, वहां हम क्या बोलेंगे कि वहां पे एक्विफर फॉर्म हुआ है। दो चीजें होनी चाहिए, एक वाटर टेबल भी अवेलेबल होगा, और अगर फाइन सैंड में वाटर है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे वहां पे एक्विफर फॉर्म हुआ है। अब ये एक्विफर दो तरह से हो सकता है, कन्फाइंड स्टेट में हो सकता है दिस वन, एंड अनकन्फाइंड स्टेट में हो सकता है। अगर कन्फाइंड स्टेट है मतलब ये क्या है, दोनों तरफ से इम्परमिएबल लेयर से बाउंडेड है, जैसे कि ये, इसके ऊपर भी इम्परमिएबल लेयर है, यहाँ से पानी मूव नहीं कर पाए, और नीचे भी इम्परमिएबल लेयर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कन्फाइंड स्टेट में एक्विफर है। वेयर एज अनकन्फाइंड एक्विफर, वाटर कैन फ्लो बिटवीन दी सरफेस एंड सैचुरेटेड जोन, इसमें क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर पा रहा है सरफेस और सैचुरेटेड जोन के बीच में। इसके बाद हमारे होते हैं एक्विक्लूड्स। एक्विक्लूड्स क्या है, ये भी एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि हाईली पोरस होते हैं बट इम्परमेबल होते हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम। एक्विक्लूड्स क्या होते हैं, हाईली पोरस एंड इम्परमेबल। मतलब अब देखिए, ये पोरस तो है लेकिन इम्परमिएबल है, मतलब इनकी परमिएबिलिटी बहुत कम है या नहीं है। तो हम अगर एग्जाम्पल की समझे, क्ले, सिल्ट, सैंड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पोरस होता है और इम्परमिएबल होता है, तो हमें पता है कि क्ले। क्ले को का एग्जाम्पल अगर मैं आपको बेसिक वर्ड्स में दूं तो काली मिट्टी, ये क्या होती है, उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है, इम्परमिएबल होती है, लेकिन उसमें पोरोसिटी तो होती है। आप देखेंगे उसकी जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसमें वॉइड्स अवेलेबल होते हैं। दैट मीन्स कि क्ले क्या है, पोरस है बट इम्परमिएबल है। तो ऐसे सॉइल फॉर्मेशन जहां पर आपका क्ले होगा एंड वाटर टेबल होगा, हम बोलेंगे कि वहां पे क्या फॉर्म हुआ है, एक्विक्लूड्स फॉर्म हुए हैं। इसके बाद हम बात करें एक्विटार्ड्स की। एक्विटार्ड्स की, तो एक्विटार्ड्स क्या होते हैं, ऐसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो कि पोरस होते हैं बट लेस परमिएबल होते हैं, पोरस बट लेस परमिएबल, मतलब इनकी परमिएबिलिटी बहुत कम है और ये पोरस भी है। तो हम देखें यहाँ पे हमने कहा फॉर्म किए थे एक्विटार्ड्स, दिस वन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपसे बोलूं तो सैंडस्टोन, सैंडस्टोन कुड बी एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट हमारे होते हैं एक्विफ्यूज, द वन मोर इज, चलिए यहीं कर लेते हैं, एक्विफ्यूज। ये क्या होते हैं, ये भी हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है जो कि नाइदर पोरस और नॉर परमेबल, ना ही ये इनमें पोरोसिटी होती है, नो पोरोसिटी एंड नो परमिएबिलिटी। तो आप बताएंगे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसा सॉइल पार्टिकल जो कि ना ही परमिएबल है और ना ही पोरस है। जैसे रॉक हो गई, आप रॉक में पानी डालेंगे तो क्या अंदर फ्लो करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बीच में वॉइड होते ही नहीं है रॉक के अंदर। तो दैट मीन्स इसमें नो पोरोसिटी एंड नो परमिएबिलिटी। तो हम यहाँ समझ सकते हैं एग्जाम्पल क्या होंगे, रॉक्स होंगे। तो ये हमारे टाइप ऑफ एक्विफर्स थे जिनको हमने डिफरेंट तरीके से समझा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर अनकन्फाइंड एक्विफर है तो इससे हम कैसे डिस्चार्ज कैलकुलेट करेंगे, एंड कन्फाइंड एक्विफर के लिए कैसे करेंगे। अनकन्फाइंड एक्विफर, तो अनकन्फाइंड एक्विफर के लिए आप डायग्राम देखें कैसा होता है तो हम इसे समझें। क्योंकि ये अनकन्फाइंड है मतलब सरफे एक तरफ से क्या है, कन्फाइंड स्टेट में होगा और एक साइड से आपका ओपन होगा, कुछ इस तरह से अगर हम रफ डायग्राम बनाए तो दिस विल बी योर ड्रॉ डाउन। मान लीजिए कि दिस इज योर वाटर बॉडी,
इससे हम क्या कह रहे हैं, अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो इन जनरल हमें इस पे क्या याद रखना है, दैट इज कैपिटल H एंड दैट इज हाइट ऑफ वाटर, HW से रिप्रेजेंट कर दें इसे, HW। अगर हम यहाँ ड्रॉ डाउन की बात करें तो S1 दैट इज S1 एंड S2, RW radius of well, यहाँ पर हम हेड अगर हम बताना चाहें H1, दिस इज H2, H1 and H2. So I can write it as R1 and this is R2. तो इसका डिस्चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, यील्ड ऑफ वेल, यील्ड ऑफ वेल। तो जनरली हम इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट Q विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू K ब्रैकेट में H2 स्मॉल h2 का स्क्वायर माइनस ऑफ H1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.3 log बेस में 10 R2, this R2 divided by R1. So from this formula we can calculate the discharge or yield of unconfined aquifer. अब अगर हम बात करें confined aquifer की, confined aquifer, तो इसमें हम जो यील्ड कैलकुलेट करते हैं या वी कैन से डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू 2 पाई K Z S1 माइनस ऑफ S2 डिवाइडेड बाय 2.3 log 10 R2 डिवाइडेड बाय R1. क्वेश्चंस में हमें क्लियर होगा कि कैसे हम यील्ड ऑफ वेल कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। तो अगेन आप फॉर्मूला देख रहे हैं 2 पाई के जेड, के यहाँ पर क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी S1 S2 आपका जितना भी ड्रॉ डाउन हुआ है एंड देन 2.3 into log R2 upon R1. So this is for confined aquifer and this is for unconfined aquifer. Thank you.